रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। इसके अंतर्गत मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र, oogenesis या अंडाणु जनन और स्त्री के जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। वोमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या स्त्री का जनन तंत्र, इसके अंतर्गत अंडाशय, ओवरीज, अंडवाहिनी, ओविडक्ट्स, गर्भाशय, यूट्रस, भग, वाल्व, योनि, वेजाइना और स्तन या ब्रेस्ट्स आते हैं। अंडाशय, ओवरीज। एक जोड़ी अंडाशय या ओवरीज प्रमुख जननांग होते हैं तथा शेष सहायक जननांग या एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अंडाशय, स्त्री में 2 जनद गोनेड्स होते हैं जो उदर गुहा में किडनी के काफी नीचे श्रोणि भाग में पीछे की ओर गर्भाशय के इधर उधर स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय चपटा बादाम के आकार का, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा और 8 मिलीमीटर मोटा होता है। प्रत्येक अंडाशय उदरगुही पेरिटोनियम, एब्डोमिनल पेरिटोनियम के वलन से बनी मीजोवेरियम नामक झिल्लीनुमा आंत्र योजनी द्वारा श्रोणि गुहा की दीवार से सदा होता है। झिल्लियों में चौड़े स्नायु अंडाशयों को यथास्थान बनाए रखते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक स्थान पर कुछ दबा हुआ होता है जो हाइलस कहलाता है। अंडाशयधर मीजोवेरियम इसी स्थान पर लगा होता है। अंडाशयों में ओवेरियम फॉलिकल्स में एक अंडक कोशिका होती है जो अंडजनन oogenesis की प्रक्रिया द्वारा अंडाणु या ओवम में परिवर्तित हो जाती है। इसमें मादा हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स का स्रावण भी होता रहता है। अंडवाहिनी, ओविडक्ट्स। प्रत्येक अंडाशय के ऊपरी भाग पर मीजोवेरियम द्वारा सधी एक कीपनुमा रचना झुकी रहती है जिसकी चौड़ी मुखिका ओस्टियम झालदार, फिम्ब्रेटेड तथा सिलिएटेड होती है। अतः इसे झालदार की फिम्ब्रेटेड फनल या इनफंडुबुलम कहते हैं। इस कीप से लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी एक अंडवाहिनी ओविडक्ट प्रारंभ होती है जिसे फैलोपियन ट्यूब या यूट्रिन कहते हैं। मुखिका से प्रारंभ होकर गर्भाशय नली मध्य रेखा की ओर तथा नीचे की ओर बढ़कर गर्भाशय यूट्रस में खुल जाती है। इसके चौड़े लगभग 2/3 भाग को एम्पुला कहते हैं। शेष 1/3 भाग जो थोड़ा सा पतला होता है और गर्भाशय में खुलता है इसे संयोजक या इस्थीमस कहते हैं। गर्भाशय नलियां अंडाशयों से अंडाणुओं को प्राप्त करके निषेचन तथा इनका भंडारण एवं पोषण करती है। इसकी दीवार में भीतरी रोमाभि स्तंभी एपिथेलियम, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी श्लेष्मिका म्यूकोसा मध्य में मोटी पेशी अस्तर का आवरण बनाती है। भीतरी एपिथेलियम की बनी कुछ स्रावी कोशिकाएं स्राव द्वारा अंडाणुओं का पोषण करती हैं। रोमाभों तथा पेशियों द्वारा उत्पन्न क्रमाकुंचन गति, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के कारण गर्भाशय नलियों में अंडाणु आगे की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, गर्भाशय की संरचना। श्रोणि गुहा की मध्य रेखा में मिसेंट्री तथा लिगामेंट्स द्वारा सदा लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा खोखला शंक्वाकार अंग होता है। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर तथा संकरा भाग नीचे की ओर होता है। इसके आगे की ओर मूत्राशय तथा पीछे की ओर मलाशय होता है। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। फर्स्ट, ऊपर की ओर का गुंबदनुमा फंडस भाग। सेकेंड, बीच का अधिकांश भाग बॉडी और थर्ड, सबसे निचला संकरा भाग ग्रीवा या सर्विक्स कहलाता है। इसका छोर भाग योनि में उभरा रहता है। फंडस और बॉडी के संगम स्थान पर
फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय में खुलती है। गर्भाशय की दीवार में मोटी श्लेष्मिक अस्तर होती है। मोटे पेशी अस्तर को मायोमेट्रियम तथा मोटे श्लेष्मिक अस्तर को गर्भाशयी अंतः अस्तर यूट्रीन एंडोमेट्रियम कहते हैं। मायोमेट्रियम कारण गर्भाशय की दीवार अत्यधिक फैलने वाली अर्थात डिस्टेंसिबल होती है। गर्भावस्था में यह अधिक फैल जाती है। श्लेष्मिक की स्रावी कोशिकाएं म्यूकस का स्राव करती हैं, जो गर्भाशय तथा अंडवाहिनी में स्पर्म और ओवम के मार्ग को सुगम बनाती है और इनकी सुरक्षा करती है। योनि की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना, यह मूत्राशय एवं मलाशय के बीच में स्थित लगभग 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी अत्यधिक संकुचनशील नाल होती है, जिसमें मैथुन क्रिया होती है। यह रजोधर्म स्राव, मेंस्ट्रुअल फ्लो तथा प्रसव के मार्ग का भी कार्य करती है। इसकी भीतरी दीवार श्लेष्मिक होती है। इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं द्वारा ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनते हैं, जो श्लेष्म को अम्लीय बना देते हैं। योनि की इस अम्लीयता से रोगाणुओं के आक्रमण का खतरा कम हो जाता है, परंतु यह शुक्राणुओं के लिए भी हानिकारक होती है। वीर्य का क्षारीय अंश मैथुन के समय इस अम्लीयता को समाप्त करता है। योनि छिद्र वेजाइनल ओरिफिस द्वारा योनि बाहर की ओर खुलती है। स्ट्रक्चर ऑफ वाल्व, भग की संरचना, स्त्रियों में योनि छिद्र से संबंधित वाह्य जननांगों को संयुक्त रूप से वेजाइना कहते हैं। इसके निम्न भाग होते हैं। फर्स्ट है मोनस पुबिस, जघन उत्थान। यह भग का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो कोमल वसायुक्त गद्देनुमा फूला हुआ होता है। यौनारंभ पर इसके ऊपर घने बाल पुबिक हेयर्स उगाते हैं। लेबिया मजोरा, मोनस पुबिस के नीचे ओष्ठनुमा संरचना होती है, जिसके बाहरी सतह पर बाल व श्वेत ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये पुरुषों के वृषणकोश के समजात अंग होते हैं, अर्थात वृषणकोश की संरचना की तरह या उन्हीं के ये दूसरे रूप होते हैं। लेबिया माइनोरा, लघु ओष्ठ, ये दीर्घ ओष्ठ से योनि छिद्र की ओर लगे एक एक अपेक्षाकृत छोटे और पतले होते हैं। इन पर बाल नहीं होते। इन पर तेल ग्रंथियां अधिक होती हैं। फोर्थ है वेस्टिबुली या प्रकोष्ठ, लघु ओष्ठ से घिरा बीच में एक छोटा सा तर्क रूपी स्पंडल सेप्ट क्षेत्र होता है। इस भाग में योनि छिद्र फैली रहती है। कुमारियों में इसी क्षेत्र में एक पतली झिल्ली हाइमेन पाई जाती है। प्रकोष्ठ के निचले भाग में 2 लंबवत उत्थानशील पिंड होते हैं। इनको प्रकोष्ठ कंद, बल्ब व वेस्टिबुली कहते हैं, जो मैथुन के समय दबाव बनाए रखते हैं। इसके ऊपर की ओर मूत्र मार्ग का छिद्र होता है। योनि छिद्र के दोनों ओर अंदर की ओर श्लेष्म के श्रवण हेतु बर्थोलिन की ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से स्रावित श्लेष्म मैथुन के समय पानी की बूंदों की तरह स्राव उत्पन्न करते हैं, जो लुब्रिकेंट्स का कार्य करते हैं और मैथुन क्रिया को सुगम बनाते हैं। क्लाइटोरियस, भग शिश्न, यह प्रकोष्ठ के सबसे ऊपरी भाग में जहां लघु ओष्ठ मिलते हैं एक छोटा सा बेलनाकार और उत्थानशील इरेक्टाइल अंग होता है। यह संरचना में पुरुष के लिंग के समजात उसी प्रकार उत्तेजनशील होने वाली पतली झिल्लीनुमा संरचना होती है। स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स एंड ब्रेस्ट्स, दुग्ध ग्रंथियों एवं स्तनों की संरचना। स्त्रियों में सामने की ओर उभरे 2 रंगयुक्त चुचुक होते हैं। इसके चारों ओर एक छोटे से क्षेत्र में एरियोला पाया जाता है। वसा के जमाव व पेशियों की अधिकता के कारण स्तनों के रूप में यह भाग फूला हुआ होता है। प्रत्येक स्तन के भीतर का उत्तक 15 से 20 पिंडों लोब्स में बटा होता है।
जिसके बीच बीच में वसीय ऊतकों से भरा होता है। प्रत्येक पिंड कई छोटे पिंडकों लोब्यूल्स में बढ़ जाता है। प्रत्येक पिंडकों में अंगूर के गुच्छों की भांति दुग्ध ग्रंथियां कूपिकाओं एल्वोली के रूप में होती हैं, जो पेशी तंतुओं से घिरी होती हैं, जिनके संकुचन के दबाव से दुग्ध मुक्त होता है, जो दूध वाहिनियों मेमोरी डक्ट्स द्वारा निपल से निकलकर दुग्ध कोटरों लैक्टिफेरस सिन्यूसस में भर जाता है और छोटी सी दुग्ध नाल लैक्टिफेरस डक्ट द्वारा एक अलग छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलता है। अंडाणु जनन या ऊजेनेसिस। बालिकाओं की भ्रूणावस्था में ही जर्मिनल एपिथेलियम की प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स कई बार माइटोटिक डिवीजन समसूत्री विभाजन द्वारा लाखों अंडाणुजन बना लेती है, जिसे उगोनिया कहते हैं। इनमें से कुछ वृद्धि द्वारा बड़ी हो जाती हैं, जिसे प्राइमरी ऊसाइट कहते हैं। इनमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार एक बालिका के जीवन काल में लगभग 400 कोशिकाओं का अंडाणुओं में परिपक्वन होता है। शेष का पतन हो जाता है। इसे ही एट्रिसिया या क्षय कहते हैं। परिपक्वन की इस प्रक्रिया को अंडजनन या ऊजेनेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। माता के गर्भावस्था के दूसरे माह से ही पुत्रियों की जननिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा लाखों की संख्या में प्राइमरी ऊसाइट्स का निर्माण हो जाता है। इसके पश्चात इनका क्षय होने लगता है, जिसे एट्रिसिया कहते हैं। जन्म के समय तक आते आते इनकी संख्या लगभग 2 लाख तक रह जाती है। अब इनमें वृद्धि होती है और ये वृद्धि करके प्राइमरी ऊसाइट्स का निर्माण कर लेती हैं। इसके पश्चात इनमें अब अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो प्रोफेज अवस्था में जाकर अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है। यौवनारंभ होने पर अर्थात 12 वर्ष की आयु होने पर प्राइमरी ऊसाइट्स में निषेचन क्रिया के दौरान सेकेंडरी ऊसाइट्स का निर्माण होता है और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड की प्रक्रिया पूर्ण होती है। फलस्वरूप 4 केंद्रकों का निर्माण होता है, 3 डिजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और एक परिपक्व ओवम का निर्माण होता है। ऊजेनेसिस के प्रथम चरण में प्रत्येक प्राथमिक अंड कोशिका के चारों ओर चपटी सल्की पुट्टिका कोशिकाएं फॉलिकुलर सेल्स के इकहरे अस्तर का आवरण बन जाता है। इस पूरी संरचना को प्रारंभिक पुट्टिका या प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स कहते हैं। बाल्यावस्था में ही कुछ प्रारंभिक पुट्टिकाओं में वृद्धि होने लगती है। इनमें पुट्टिका कोशिकाएं पहले घनाकार हो जाती हैं और फिर बारंबार के विभाजनों के कारण इनके 6 से 7 अस्तर बन जाते हैं। इन्हें अब कड़ी कोशिकाएं या ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। इनसे बने खोल को मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। इस अवस्था की पुट्टिकाओं को प्राथमिक पुट्टिकाएं या प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। प्रत्येक ऐसी पुट्टिका में प्राथमिक अंड कोशिका तथा इसके खोल के बीच में ग्लाइकोप्रोटीन्स का एक अस्तर बन जाता है, जिसे पारभासी अस्तर या जोना पेलुसिडा कहते हैं। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के सबसे भीतरी अस्तर की ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से पारभारी अस्तर जोना पेलुसिडा चिपक जाते हैं। इस अस्तर को अब कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के सबसे बाहरी अस्तर की सतह पर एक आधार कला बन जाती है, जिसे थीका फॉलिकुली कहते हैं। पुट्टिका की वृद्धि होने पर इनसे एक तरल फॉलिकुलर फ्लूइड का स्राव होने लगता है, अतः मध्य भाग में एक तरल से भरी गुहा बन जाती है। इसे एंट्रम कहते हैं। अब पुट्टिका को द्वितीयक पुट्टिका या सेकेंडरी फॉलिकल्स
के नाम से जानते हैं। यौनारंभ के बाद पीयूष ग्रंथि से स्रावित गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स के प्रभाव से प्रत्येक माह में प्रायः एक द्वितीयक पुट्टिका की प्रारंभिक अंडक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन पुनः होने लगता है। इससे पुट्टिका की प्राथमिक अंडक कोशिका प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन पुनः प्रारंभ हो जाता है। इससे पुट्टिका की प्राथमिक अंडक कोशिका एक बड़ी द्वितीयक अंडक सेकेंडरी oocyte कोशिका तथा एक प्रथम ध्रुवी कोशिका फर्स्ट पोलर बॉडी में विभक्त हो जाती है। ये दोनों कोशिकाएं हैप्लॉइड होती हैं और परस्पर चिपकी रहती हैं। शीघ्र ही सेकेंडरी oocyte कोशिका में मियोसिस सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होने लगता है, जो सामान्य समसूत्री की भांति होता है। यह भी मेटाफेज तक पहुंचते पहुंचते रुक जाता है। इस अवस्था की पुट्टिका को ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं। गुहा के विस्तार के कारण यह पुट्टिका बड़ी हो जाती है और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के दो स्तर बनाती है। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के दो स्तरों में से प्रथम पुट्टिकी प्रावरण के नीचे का परिधीय स्तर एवं अंडक कोशिका के चारों ओर का मज्जक स्तर। एक और पुट्टिका गुहा का विस्तार नहीं होता है, अतः यहाँ मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की कोशिकाओं का एक मोटा पिंड पुट्टिका की दीवार से जुड़ जाता है। द्वितीय अंडक कोशिका इसी पिंड में होती है। इस संयोजक पिंड को क्यूमुलस ओवेरिकस कहते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल्स धीरे धीरे बड़ी होकर अंडाशय की सतह पर उभर आती हैं। क्यूमुलस ओवेरिकस के फट जाने से पुट्टिका फट जाती है और कोरोना रेडिएटा से घिरी तथा प्रथम ध्रुवी कोशिका से चिपकी द्वितीय कंडक कोशिका देहगुही तरल में मुक्त होकर अंडवाहिनी ओविडक्ट की झालदार मुखिका से होती हुई इस नाल में घुस जाती है। द्वितीय कंडक कोशिका के पुट्टिका से बाहर मुक्त होने की प्रक्रिया को ही अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं। फटी हुई पुट्टिका विघटित नहीं होती, वरन एक पीली ग्रंथि रचना बदल जाती है, जिसे कार्पस लुटियम कहते हैं। फटे स्थान से पुट्टिका बंद हो जाती है और इसकी गुहा में रुधिर एकत्रित होकर एक थक्का बना लेता है। अब मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की पुट्टिका की कोशिकाएं बड़ी और गोल होकर लुटियल सेल्स बन जाती हैं, जो मोटी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती हैं, जो कार्पस लुटियम कहलाती हैं। यह एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इससे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। पुट्टिका से निकले अंडाणु का यदि गर्भाशय नल अर्थात फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो यह ग्रंथि मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्रावण करती रहती है। अन्यथा यह निष्क्रिय होकर कुछ समय तक तो कार्पस अल्बिकेंस नामक धब्बे के रूप में दिखाई देती है, अंत में समाप्त हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय में अपरा या प्लेसेंटा के निर्माण, भ्रूण के पोषण में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त भ्रूण के आरोपण, इम्प्लांटेशन तथा गर्भ में दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो जाने से संबंधित प्रक्रियाओं का नियमन प्लेसेंटा करता है। सभी स्त्रियों में जन्म से पूर्व ही अंडाशयों में पोटेंशियल एग बन जाते हैं। वास्तव में लगभग 20 लाख प्राथमिक पुट्टिकाओं का निर्माण होता है। जन्म के समय इनकी संख्या 7 लाख रह जाती है। इसके बाद यह संख्या यौनारंभ अर्थात पवेट्री आने तक घटती रहती है और यौनावस्था के समय से अपने पूरे सक्रिय जनन अवधि में 20 से 50 वर्ष तक की आयु में एक स्त्री में लगभग 400 से 500 अंडे परिपक्व होते हैं। रजोधर्म या मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल या मंथली साइकिल, स्त्रियों में अंडजनन, अंडाशयों एवं गर्भाशयों में विविध परिवर्तनों की एक चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित होता है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस, अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि तथा ओवरी द्वारा स्रावित हार्मोन्स इस चक्र का नियंत्रण करते हैं। इस चक्र का समय प्रायः 24 से 35 दिन होता है, लेकिन औसतन 28 दिन में यह चक्र औरतों में पूर्ण होता है।
मासिक चक्र को 3 प्रावस्थाओं में बांटकर अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है मेंस्ट्रुएशन फेज या ऋतुस्राव प्रावस्था। सेकेंड है प्री ओवुलेटरी फेज या पूर्व अंडोत्सर्गी प्रावस्था। और थर्ड है पोस्ट ओवुलेटरी फेज या पोस्ट अंडोत्सर्ग प्रावस्था। फर्स्ट है रजोस्राव प्रावस्था, मेंस्ट्रुएशन फेज। प्रत्येक मासिक चक्र का प्रारंभ रुधिर स्राव से होता है जो लगभग 5 दिन तक चलता रहता है। स्राव में कुछ उत्तक द्रव्य, श्लेष्म तथा गर्भाशय की दीवार के श्लेष्मिक स्तर, इंडोमेट्रियम की कुछ कोशिकाओं के अतिरिक्त 50 से 150 मिलीलीटर रुधिर होता है। यह स्राव गर्भाशय दीवार के खंडन के कारण होता है। रुधिर में मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा के काफी कम हो जाने के कारण गर्भाशय दीवार की धमनियां सिकुड़कर दीवार में रुधिर की सप्लाई कम कर देती हैं। इसी कारण दीवार की अनेक कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और दीवार का पूरा कार्यात्मक स्तर खंडित हो जाता है। केवल आधार स्तर स्ट्रेटम बेसिलिस रह जाता है और इस पर ढकी इंडोमेट्रियम पतली रह जाती है। इस प्रावस्था में दोनों अंडाशयों को मिलाकर लगभग 20 द्वितीयक पुट्टिकाएं तरल की मात्रा बढ़ने के कारण बड़ी बड़ी हो जाती हैं। प्री ओवुलेटरी फेज यह मासिक चक्र के 6वें से 13वें दिन तक होता है। 6वें दिन ही पीयूष ग्रंथि के FSH हार्मोन्स के प्रभाव से 20 वृद्धिशील पुट्टिकाओं में और अधिक वृद्धि होती है और इनसे एस्ट्रोजन और इनहिबिन नामक हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। अतः इसे पुट्टिकी प्रावस्था भी कहते हैं। इसमें केवल एक पुट्टिका बड़ी होकर परिपक्व ग्रेफियन फॉलिकल्स बन जाती है। यह लगभग 20 मिलीमीटर व्यास की होकर अंडाशय की सतह पर उभर आती है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित LH हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने के कारण ग्रेफियन पुट्टिका से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाता है और यह फटकर द्वितीयक अंडक कोशिका को मुक्त करने अर्थात अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाती है। अंडोत्सर्ग प्रायः 14वें दिन मुख्यतः लुटिनाइजिंग हार्मोन्स के प्रभाव से होता है। ओवुलेशन के 1-2 दिन पहले ग्रेफियन फॉलिकल से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कुछ मात्रा स्रावित होती है। अंडोत्सर्ग के समय स्त्री के शरीर का ताप कुछ बढ़ जाता है और श्लेष्म की मात्रा बढ़ जाने से संभोग की इच्छा जागृत हो जाती है। मुक्त हुई द्वितीयक अंडक कोशिका गर्भाशय नाल में चली जाती है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव से गर्भाशय की दीवार का पुनर्निर्माण हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की थर्ड प्रावस्था है पोस्ट ओवुलेटरी या लुटियल फेज। यह मासिक चक्र के 15वें से 28वें दिन की अवधि में होता है। इसमें LH के प्रभाव से फटी हुई ग्रेफियन फॉलिकल्स में कार्पस लुटियम बन जाता है जो कुछ एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन की काफ़ी मात्रा का स्राव करता है। अतः इसे पित्तकी प्रावस्था या लुटियल फेज भी कहते हैं। कार्पस लुटियम द्वारा स्रावित हार्मोन्स के प्रभाव से पुनः गर्भाशय एंडोमेट्रियम मोटी तथा इसकी कोशिकाओं में ग्लाइकोजन का भंडारण हो जाता है। यह प्रक्रिया 7 दिन तक चलती है। यदि गर्भाशय नाल में अंडक कोशिका का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जायगोट के विदलन से बनी विकासशील भ्रूण गर्भाशय में पहुंचकर अपरा द्वारा आरोपित इम्प्लेंटेड हो जाता है, जुड़ जाता है गर्भाशय नाल में, तो भ्रूण के आरोपण के बाद प्लेसेंटा से HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन नामक हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। प्रेगनेंसी बढ़ने पर प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होने लगता है। अतः अब कार्पस लुटियम की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अब इसका पतन होने लगता है।